Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। मैंने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं, तो जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होके आते हैं उन क्वेश्चंस की मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी करा रही हूँ जो आपके 28 दिसंबर 2022 से लेकर के और आपके 7 फरवरी 2023 तक जो परीक्षाएं चली थी उन सभी को मैं आपके साथ डिस्कस करा रही हूँ। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। मैंने 2021 और 22 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वह भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए यह धारणा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यही का उदाहरण है। यानी कि क्योंकि यह किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो यह आपका जेंडर रूढ़िवादिता होती है, जेंडर की पहचान होती है, या जेंडर स्थिरता होती है, या फिर आपका जेंडर समानता होती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक शिक्षक है, एक टीचर है, वह हमेशा लड़कों को क्या कहता है, फर्नीचर को हिलाने के लिए और जैसे कार्य करने के लिए कहता है, और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा करने के लिए कहता है। तो यह आपको बताना है कि यह किसका उदाहरण हो जाता है। तो यह आपका क्या होता है, यह आपका जेंडर रूढ़िवादिता होता है, स्टीरियोटाइप होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात समझ में आई आपको कि जो आपका यहाँ पे लड़कों को फर्नीचर के लिए कह रहा है, लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा करने के लिए कह रहा है, हमेशा यही चीज कहता है, तो वह आपका क्या कहलाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। आपको बताना है कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है आपको बताना है। तो विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना। ऑप्शन 2 आता है प्रत्यास्मरण आधारित प्रकार के परीक्षण करना। ऑप्शन 3 आता है कि आकलन के योगात्मक तरीके। ऑप्शन 4 आता है कि परीक्षा के लिए सीखना। तो आपको बताना है आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वह क्या प्रस्तावित करती है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो वह आपका विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना, यह चीज़ें वह प्रस्तावित करती है। क्या करती है, विश्लेषण एनालिसिस की बात की गई है, आलोचनात्मक सोच की बात की गई है, और उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण को यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह प्रस्तावित करती है। प्रत्यास्मरण आधारित प्रकार के परीक्षण, यह आपका गलत हो जाएगा। योगात्मक तरीके गलत हो जाएगा। परीक्षा के लिए सीखना, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। आपको बताना है कि 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। आपको बताना है कि 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। तो संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना कर सकती है। ऑप्शन 2 आता है कि घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना। ऑप्शन 3 आता है प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण। ऑप्शन 4 आता है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। तो आपको बताना है कि 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना करना, यह कर सकती है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, तो यह भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्ची कैसी है, 5 साल की है। प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, यह भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह आपका 11 से 15 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत आता है।
लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत यह कर सकती है। कौन सी बच्ची? 5 साल की। यह आपकी जो अवस्था होती है, यह अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष के बीच में आ जाती है। तो यही आपकी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमने समझा कि 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है, तो यह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेरफेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार पूछा है आपसे कि व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं और प्रतीकों का हेरफेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं। तो यह आपकी सृजनात्मकता होती है, स्थानिक होती है, या तर्कशास्त्रीय गणितीय बुद्धि होती है, या प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। यह कौन सी बुद्धि होती है जो अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं? तो यह आपकी लॉजिक मैथमेटिकल बुद्धि होती है, तर्कशास्त्रीय गणितीय बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी आपके सभी गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आपको बताना है समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। आपको बताना है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। तो सीखने का अनुकूल माहौल होता है, विद्यार्थियों का नामीकरण होता है, विद्यार्थियों का अलगाव होता है, या रूढ़िवादों का मजबूत बनाना होता है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो सभी के लिए समान शिक्षा, सभी के लिए एक समान माहौल की बात होती है। तो सीखने का जो अनुकूल माहौल होता है, यह आपकी क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। विद्यार्थी का नामीकरण समावेशी शिक्षा नहीं है। विद्यार्थी से अलगाव, यह भी आपका समावेशी शिक्षा नहीं है। रूढ़िवादों को मजबूत बनाना, यह भी आपकी समावेशी शिक्षा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर कि जो सीखने का अनुकूल माहौल होता है, यह आपका क्या कहलाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, आपको बताना है अधिगम तब प्रभावी होता है जब, कब होता है? जब यह बाहरी प्रेरकों के द्वारा निर्देशित देता है। ऑप्शन 2 आता है कि यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 3 आता है कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन 4 आता है विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सही आंसर बताना है कि अधिगम तब प्रभावी होता है जब, कब होता है? जब विद्यार्थी को अपने अधिगम लक्ष्य और स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाएं। यहाँ पे अब बच्चों को क्या दिए जा रहे हैं? अवसर दिए जा रहे हैं। और किसके लिए? अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए। तो यहाँ पे यह आपका सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है, तो यह गलत हो जाता है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है, गलत हो जाएगा आपका। बाहरी जो प्रेरक होते हैं इनके द्वारा निर्देशित होता है, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका के द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो किसे एक शिक्षिका के द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन 2 आता है कि परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य। ऑप्शन 3 आता है कि प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन 4 आता है परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कि निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका के द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षिका के द्वारा किस चीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो महारत हासिल करने के लिए दिशा में उन्मुख लक्ष्य, बिल्कुल बात सही हो जाती है। परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, यह गलत हो जाएगा। प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, यह भी गलत हो जाएगा। परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1 सही आंसर हो जाता है कि एक शिक्षिका है किस चीज़ को बढ़ावा देती है? तो यह महारत हासिल करने के लिए दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन नंबर
1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको बताना है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो अध्यापन और मूल्यांकन का, केवल अध्यापन का, केवल मूल्यांकन का, या प्रवाही बौद्धिकता की पहचान का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको सही आंसर बताना है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो अध्यापन और मूल्यांकन का, केवल अध्यापन का, केवल मूल्यांकन का, या प्रवाही बौद्धिकता की पहचान का। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, टीचिंग एंड असेसमेंट की बात होती है। अध्यापन और मूल्यांकन की पहचान होती है समीपस्थ विकास के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। केवल यहाँ पे आ जाता है आपका नेगेटिव होता है हमेशा, और प्रवाही बौद्धिकता की पहचान यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो यहाँ पे इनके क्वेश्चंस में हमेशा आपको समाज और संस्कृति के बारे में दिया रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि जो समाज और संस्कृति है इसके बारे में बात करती हैं। जहाँ पे भी यह आपको दिख जाए तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है कि एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो आपको बताना है। तो यह अवलोकनात्मक अधिगम का, पाठ का, द्वंद्वात्मक अधिगम का, या अनुकूलन का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सही आंसर बताना है कि एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल करती है? तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। यह किसका इस्तेमाल कर रही है? तो यह आपका इसके फोल्डिंग का इस्तेमाल कर रही है, पार्ट का इस्तेमाल कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जब हम किसी बच्चे की हेल्प करते हैं, जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है या किसी भी काम को और कर रहा है, तो उसमें थोड़ी सी हम उसकी मदद कर देंगे, हेल्प कर देंगे, तो वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका इसके फोल्डिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको बताना है कि एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी होता है? एक कक्षा में बच्चों की जो असफलता का भय होता है उसको दूर करना क्यों जरूरी होता है? आपको बताना है कि एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता है, या फिर विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, या फिर असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। आपको बताना है भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होता है? तो यहाँ पे कि कक्षा में अध्यापक बच्चों को भय संभाल नहीं सकता, यह आपका गलत हो जाएगा। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, यह भी गलत हो जाएगा। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं, तो यह सही हो जाता है आपका। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, यह गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होता है कि असफलता के भय को दूर क्यों करना जरूरी है? तो असफलता और जो त्रुटियां होती हैं बच्चों के अधिगम में यानी सीखने के स्वाभाविक यह हिस्सा होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ तक मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी, तो आपको शेयर कर देना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और जो एग्ज़ाम की बात करते हैं सीटेट की, तो यह सीटेट का एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो आपको ध्यान में रखना है
दूसरी बात यह है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वह आपकी 20 अगस्त है, तो आपको 20 अगस्त तक अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेना है, अच्छे से सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को हल कर लेना है। मैंने आपको 2021-22 वाले करा दिए हैं और मैं आपको यह भी करा रही हूँ जो आपके 2022-23 में हुए हैं। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को भी से बेहतर बना लेना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।